हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेस। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 28 नवंबर 2020 का इवनिंग वाली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। 27 नवंबर के तीनों शिफ्ट्स के पेपर और 28 नवंबर के मॉर्निंग और आफ्टरनून वाली शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन आपको करा दिया है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी करा रही है और एसएससी अपने एग्जाम में 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के साथ एसएससी के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल के एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के भी आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन अच्छे से करके जाना है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको इस चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस पर सारी प्रीवियस ईयर्स पेपर उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो एसएससी जीडी हो या एसएससी एमटीएस हो या दिल्ली पुलिस हो। और इन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1897 में। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। संगठन का मुख्यालय बेलोर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव 19वीं सदी के बंगाल में एक संत और धार्मिक नेता थे। वह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के उल्लेखनीय शिष्यों में से एक थे। स्वामी स्मरण आनंद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ भिक्षु हैं। वह इसके 16वें अध्यक्ष हैं। तो रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में बेलूर मठ के पास। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कपास। ढक्कन के पठार की काली कपास मिट्टी के सूखे भागों में कपास अच्छी तरह से विकसित होती है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला मुक्त दिन या ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 3, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, 12वीं शताब्दी में। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक कृति है। यह वृंदावन के कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच संबंधों का वर्णन करती है। गीत गोविंद को 12 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। यह कविता इस विचार को प्रस्तुत करती है कि राधा कृष्ण से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह विधान संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 368। अब थोड़ा आर्टिकल 368 को जान लेते हैं। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन या उसमें नए प्रावधान जोड़ना संविधान का संशोधन कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन मुख्य 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो अनौपचारिक रूप से, एक औपचारिक। अनौपचारिक संशोधन न्यायपालिका द्वारा होता है, जबकि औपचारिक संशोधन संसद द्वारा होता है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकती है। फर्स्ट, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छत्रपति शिवाजी। हिंदवी स्वराज साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। हिंदवी स्वराज भारतीय लोगों का स्वशासन, जिसका अर्थ विदेशी शासन से स्वतंत्रता है, सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक शब्द है जिसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप से अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और राजनीतिक शक्ति का उन्मूलन करना है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी द्वारा 1645 ईस्वी के पत्र में इस वाक्यांश का पहली बार उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग 1915-16 में सरोजनी नायडू द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक में प्रेम, मृत्यु और भाग्य से संबंधित गीत शामिल है। उन्होंने जलियांवाला बाग घटना के बाद से लेखन बंद कर दिया था, सरोजनी नायडू जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा द्वारा
सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गया। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य रहने का रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंद्रजीत गुप्ता। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भ्रांति रहती है, इसमें 2 पॉइंट जरूरी से याद रखने होते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव इंद्रजीत गुप्ता ने जीता, पर सबसे ज्यादा बार सांसद बने रहने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम है। क्यों? अब इसमें इस भ्रांति को हम इस प्रकार दूर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार सांसद होने का रिकॉर्ड तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है, तो इंद्रजीत गुप्ता का नाम कहां से आया? अब ये क्वेश्चन उठता है। तो असल में अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले और 2 बार राज्यसभा के सांसद बनने वाली शख्सियत थे, तो वे टोटल कुल मिला के 12 बार सांसद रहे थे। लेकिन इंद्रजीत गुप्ता ने 11 बार लोकसभा चुनाव जीता, इसलिए सबसे ज्यादा चुनाव जीतने के रिकॉर्ड इंद्रजीत गुप्ता के नाम है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 10 बार लोकसभा चुनाव जीता था, जबकि इंद्रजीत गुप्ता ने 11 बार। तो लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा किसने जीता था? इंद्रजीत गुप्ता ने। और वहीं सबसे ज्यादा बार सांसद बने रहने का रिकॉर्ड श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम था, क्योंकि उन्होंने 10 बार तो लोकसभा चुनाव जीता था और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे थे। यदि हमसे यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक सांसद रहने का रिकॉर्ड किन के नाम है, तो इसमें हम फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं। लेकिन इसमें हमको पर्टिकुलर लोकसभा सदस्य लिखा हुआ है, तो लोकसभा सदस्य सर्वाधिक इंद्रजीत गुप्ता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, अंबुबाची मेला किस शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है? तो गुवाहाटी शहर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुवाहाटी। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में सन्यासियों और भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा है। धरती माता की उपजाऊ समृद्धि का सम्मान करने और देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र का निरीक्षण करने के लिए यह भव्य त्योहार असम में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अंबुबाची मेला शक्ति परंपरा का एक प्रमुख त्योहार है, जो आहार के महीने में 4 लंबे दिनों तक चलता है, जो आमतौर पर जून के मध्य में पड़ता है। यह गुवाहाटी का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे बड़ी संख्या में सन्यासियों द्वारा संबोधित किया जाता है, जो भक्ति के सख्त तरीके का प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं। बड़ी संख्या में भक्तों और यात्रियों द्वारा चिन्हित अंबुबाची मेला वास्तव में एक जीवित घटना है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को सामने लाता है। अंबुबाची मेला 4 दिनों का मेला है, जो आहार के महीने में यानी जून के महीने में होता है। यह कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, जो असम में गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गोलाधोरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है, जो भारत के गुजरात के कच्छ जिले में बक्सरा के पास कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। इस साइट में लगभग 50 × 50 मीटर का एक छोटा गढ़वाली क्षेत्र है, जिसमें इस क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों जगह रहने के लिए क्वार्टर और विनिर्माण स्थित है। तो हम मैप में देख सकते हैं कि गुजरात में ये 3 डॉट है, यहाँ पर गोलाधोरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जिसमें जीडीपी संख्या के वित्तीय वर्ष 2021 के Q1 में वृद्धि हुई है? तो वो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृषि। क्वेश्चन नंबर 12, 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार से कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1985 से। अब यूआईपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत साल 1978 में हुई। हालांकि इस टीकाकरण अभियान को साल 1985 में गति मिली और 1989-90 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के रूप में विस्तारित किया गया। साल 1992 तक यूआईपी बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। साल 1997 तक टीकाकरण राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। साल 2005 से टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 13, मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। मुसम्मन बुर्ज, जिसे समन बुर्ज या शाह बुर्ज भी कहते हैं, आगरा किले में शाहजहां के निजी हॉल दीवानी खास के करीब एक अष्टकोणीय मीनार है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है।
मुसम्मन बुर्ज एक 6 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण बादशाह शाहजहां ने आगरा किले में करवाया था। बड़ी खूबसूरती से बनाई गई यह इमारत दीवाने खास के निकट उत्तर की ओर स्थित है। इस बुर्ज में बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध आदि देखा करती थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2020 में सनराइज मिशन की घोषणा की थी जो उस बिंदु का पता लगाने के लिए था जहां सूर्य पर विशाल कण उत्पन्न होते हैं और वे अंतरिक्ष में विस्तार करते हुए विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा वो एजेंसी नासा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नासा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है? तो नियम 230। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नियम 230 राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16, 2019 में किस टीम ने एशेज क्रिकेट श्रृंखला की जीत को बरकरार रखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में सीरीज ड्रॉ रही थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जबकि 2017-18 में ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीती थी एशिया सीरीज, और वर्तमान में 2023 में यह सीरीज चल रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। अभी 2 मैच और बाकी हैं, उसके बाद 2023 का विनर डिसाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। नंबर 17, भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में किस वर्ष तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2024। हर घर जल भारत सरकार द्वारा 2019 में 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की। अपनी स्थापना के बाद से इस योजना ने भारत में घरेलू स्वच्छ नल के पानी की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है। तो यह योजना कब लाई गई थी? 2019 में लाई गई थी, और इसका टारगेट 2024 में हर घर नल से जल देने के प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दीपिका पादुकोण। क्रिस्टल अवार्ड 2020 भारत का हर 7वां शख्स मानसिक रोग से बीमार है। जहां लोग इस रोग के बारे में बात नहीं करते, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने दुनिया के सामने सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि इसके खिलाफ एक अभियान भी छेड़ दिया। अब उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की तरफ से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की तरफ से दीपिका को 26वें वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण को यह सम्मान मेंटल हेल्थ सेक्टर में उनके सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोरारजी देसाई। निशाने पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे उच्चतम दर्जे की देश सेवा और पाकिस्तान राष्ट्र के प्रति की गई सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान 19 मार्च 1957 को स्थापित किया गया था। गौरव की बात यह है कि 1990 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को यह सम्मान दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया है। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है वो है मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 1 में स्थित ली कॉर्बूजिए द्वारा डिजाइन किया गया एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। यह लगभग 100 एकड़ जमीन क्षेत्र में फैला हुआ है और यह चंडीगढ़ की वास्तुकला की एक महान अभिव्यक्ति है। इसमें 3 इमारतें, 3 स्मारक और एक झील है, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामितीय पहाड़ी और टावर ऑफ शैडोज शामिल है। बजट 2020 के अनुसार प्रति वर्ष कितने रुपए से कम की समस्त आय कर मुक्त होगी? तो 5 लाख रुपए से कम की समस्त आय कर मुक्त होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पानी और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले अरब लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह पहली बार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर
1992 के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसूचित 21 में जोड़ा गया था। पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में महिलाओं के लिए 2011-15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1912 के 3 अंकीय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक थे। यह एक असाध्य बीमारी से ग्रसित अपने दत्तक चाचा के घर तक सीमित एक बच्चे अमाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, मार्च 2020 में भारत सरकार ने सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, जिसमें भारत के कृषि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत के कितने प्रतिशत का प्रतिलाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 50%। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रति खुराक ओपीवी वैक्सीन की कितनी बूंदें सुझाई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 बूंदें। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सर्वेक्षण से पहले पिछली 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की एक मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7.9% की एक मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 31वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत का संविधान 31वां संशोधन अधिनियम 1973 में लागू हुआ था। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4.59%। और वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के मुताबिक रहा है। 31 मार्च को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहा है। लेखा महानियंत्रक ने 2022-23 के आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा 17.33 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो सरकार के टारगेट के अनुसार है। राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% रहा है, जबकि प्रभावी राजस्व घाटा 2.8% रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 31, केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पन्ना टाइगर रिजर्व। केन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी या विंध्य रेंज के कैमूर पर्वत श्रेणी या श्रृंखला से हुआ है तथा यह नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी में से एक है और केन नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से बहते हुए बांदा उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 32, 2019 में 12 टीमें वाली प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 2019 में 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7वां। 2022 विवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन था। सीजन 7 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ और 10 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। जयपुर पिंक पैंथर्स ने फाइनल मैच में पुनेरी पल्टन को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 33, डीमसा एक लोक नृत्य है जो किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। डीमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। पोरजा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के विजाग जिले के आदिवासी इलाकों में पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति उड़ीसा के गोरापुट जिले में हुई थी। डीमसा नृत्य को विशाखापत्तनम का आधिकारिक नृत्य माना जाता है। यह मुख्य रूप से शादी के अवसरों के दौरान किया जाता है। 34, 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 काकतीय वंश द्वारा। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। गोलकुंडा किले की वर्तमान भव्यता का कारण मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। गोलकुंडा बड़े हीरे जैसे गोलकुंडा डायमंड के नाम से जाना जाता है कि व्यापार केंद्र के रूप में फला फूला। क्वेश्चन नंबर 35,
भर्तृहरि मालवा क्षेत्र के का एक लोकप्रिय रूप है जो पूर्व राजा और संत राजा भर्तृहरि की लोक कथाओं पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संगीत। भर्तृहरि मालवा क्षेत्र के संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। भर्तृहरि लोकगीत यह पाठ मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय के बीच गायन का एक सबसे लोकप्रिय रूप है। भर्तृहरि वे संस्कृत के महान कवि थे। वह संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक नैतिकतावादी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने सातक राय की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 5वां सत्र 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 के बीच में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2019 जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोकुलम केरल ने डूरंड कप 2019 जीता था। और डूरंड कप 2022 बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डूरंड कप जीतने में सफलता प्राप्त की। खिताबी मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाई और मुकाबला काफी रोमांचक हुआ था। तो डूरंड कप 2022 का विनर है वो बेंगलुरु एफसी है और उसके कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 38, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1876 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1876। इंडियन नेशनल एसोसिएशन से हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय संघ कहते हैं की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ को शुरू में भारत सभा के रूप में स्थापित किया गया था और 1885 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस के प्रख्यात नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस विचार को किस सर्वे में प्रोत्साहित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 2020। क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिनका जीवन 1235 से 1325 तक था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य के पिता, कव्वाली के पिता, भारत की आवाज और तोताए हिंद आदि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि होगी। जब पानी में नमक डाला जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जब पानी में सामान्य नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक उन्नयन हिमांक जब पानी में सामान्य नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक का तो उन्नयन होता है और हिमांक का अवनमन होता है, अर्थात क्वथनांक तो बढ़ता है और हिमांक घटता है। प्रत्येक 58 ग्राम विघटित नमक प्रति किलोग्राम पानी के लिए तापमान में लगभग आधा डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्किड सेंसस 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, होजागिरी रिंग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो किस राज्य में किया जाता है? तो यह नृत्य त्रिपुरा राज्य में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। एक टीम में लगभग 4 से 6 सदस्य गाते हैं, मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाते हैं और सिर पर बोतलें और हाथ पर मिट्टी का दीपक जैसे अन्य प्रॉप्स का प्रबंधन करते हैं, जबकि शरीर का केवल निचला आधा भाग ही हिलता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय राज्य में आपको फोंगपुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिजोरम। फोंगपुई चोटी को मिजोरम के ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जो लिंकटलाइन जिले में स्थित है। यह लुसाई हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो मिजोरम और त्रिपुरा में पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इन चोटियों को देवताओं के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत में फोंगपुई पीक मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटक। भारत का पहला सहकारी कानून सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 25 मार्च 1904 को पारित किया गया था। कर्नाटक में गडंग जिले के कानागिनहल गांव की कृषि क्रेडिट सहकारी सोसाइटी भारत के पहले सहकारी कानून के तहत गठित पहले सहकारी सोसाइटी थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्रांस ने 2023 में होने वाला महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिल गई है। फीफा ने इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को की थी। क्वेश्चन नंबर 48, 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो पायक विद्रोह उड़ीसा राज्य में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। पाइक विद्रोह 1870 ईस्वी में हुआ था। उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइक जाति के लोगों द्वारा किया गया एक सशक्त, व्यापक आधार वाला और संगठित विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 49, खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत निवृत्त वेतन लाभ प्राप्त करने का मापदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1.5 करोड़ से कम राजस्व। केंद्र सरकार के माध्यम से छोटे खुदरा दुकानदारों व व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2023 की शुरुआत की गई, जिसमें उन व्यापारियों को शामिल किया जाए जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना में सरकार के माध्यम से 18 से 40 वर्ष के 3 करोड़ लाभार्थियों को पहले चरण में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लाभार्थियों को पंजीकृत करने के लिए सरकार द्वारा 3.2 जन सेवा केंद्रों को यह काम दिया गया है। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 2023 के तहत केवल न्यूनतम 55 रुपये का मासिक प्रीमियम देकर लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह रुपये 3000 मासिक पेंशन प्राप्त कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मिंटडू नदी किस राज्य में बहती है? तो यह मेघालय राज्य में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिंटडू नदी या मिंटडू नदी भारत के मेघालय राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह 1420 मीटर की ऊंचाइयों पर जयंती पहाड़ियों में उत्पन्न होती है और पश्चिमी जयंती हिल्स जिले का मुख्यालय जोवाई इसके किनारे बसा हुआ है। फिर यह लेस्का से निकलती है, जहां इस पर एक जल विद्युत परियोजना स्थापित है, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सारी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें हम देखेंगे आकृति फर्स्ट और सेकंड में आकृति फर्स्ट 90 डिग्री मूव कर रही है लेफ्ट की तरफ, तो आकृति थर्ड भी 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी। तो जो चौथी आकृति बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर 2 में जो नजर आ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें से एक भाग काटा गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इस पैटर्न को पूरा करेगी। आप इसको रख के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इस आकृति के जब हम दर्पण रखेंगे तो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखेगा। तो इसमें जो सर पर 2 डंडे हैं उसके एक तरफ सर्किल बना हुआ है, एक तरफ चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की जगह सर्किल आ जाएगा, सर्किल की जगह चतुर्भुज। बाकी फेस ऐसे रहेगा। और नीचे जो पैर के निशान है तो पैर का जो लेफ्ट वाला पैर जो राइट की तरफ आ जाएगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ। तो इसमें जो आकृति बनेगी वो ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रही है। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में हमको नजर आ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ये जो आकृति है ये दी गई आकृति के समान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो दूसरे शब्द से क्या बनता है? विश्वकोश बनता है। तो पर्वत किससे बनता है? चट्टानों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चट्टान। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में आयत इतिहास विषय को दर्शाता है जिसे कुल 18 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया है। एन, एम और ई विद्यार्थियों को दर्शाता है जिन्होंने अन्य विषयों के साथ प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास और आर्थिक इतिहास विषय लिए हैं। प्रत्येक विषय क्रमशः 4, 3 और 5 विद्यार्थियों को दर्शाता है। त्रिभुज त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले 21 विद्यार्थियों को और व्रत दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले 18 विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो कितने विद्यार्थी सभी तीनों विषयों इतिहास, दर्शन शास्त्र और त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, 3 हो जाएगा। क्योंकि इतिहास आयत इंगित करता है, तो आयत में कौन कौन से
विद्यार्थी हैं एच, एन, एम और ई, और दर्शन साथ वृत्त को इंडिकेट करता है, तो वृत्त के अंदर पी, एन और एम है। तो इतिहास और दर्शन साथ में जो कॉमन संख्या वो एन और एम है। और त्रिकोणमिति त्रिभुज डिनोट करता है, तो त्रिभुज में ई और एम है, तो एम इसमें सब में कॉमन हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो एम होगा। तो एम कितने विद्यार्थियों को दर्शाता है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 विद्यार्थियों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो हमको ये आकृति ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई आकृति ए और बी एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति बी को पूरा कर सकता है यदि इसे घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हम देखेंगे फिगर ए में जो ऊपर जो स्पेस है वो नीचे आके डार्क हो जाते हैं, जो ऊपर डार्क है वो नीचे खाली रहता है। तो ऐसे ही हमको फिगर बी में देखेंगे, जो हमारे स्टार है जो ऊपर ये रंग से भरा नहीं हुआ तो नीचे ये रंग से ब्लैक से भर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये भरा हुआ है। ऐसे ही जो बीच में हमको पंचभुज दिया हुआ है तो ये नीचे पंचभुज आके जो है कि नहीं भरा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कोट भाषा में चेयर को 40 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और सोफा को 42 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में बटन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 93 हो जाएगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। चेयर को 40 इस प्रकार लिखा जाता है कि जो चेयर में जो अल्फाबेट है वो किस पोजीशन पर आ रहे हैं, जैसे सी 3 पे आ रहा है, एच 8 पे आ रहा है, ए 1 पे आ रहा है, आई 9 पे आ रहा है और आर 18 पे। हम इनके जो जिस क्रमांक पे ये आ रहे हैं उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 39 प्लस 1, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो 39 प्लस 1 बराबर 40। इसी प्रकार सोफा को 42 इस प्रकार लिखा जाए कि एस कितने पे आता है 19 पे, ओ कितने पे 15 पे, एफ 6 पे और ए 1 पे। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 41 और इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। इसी प्रकार बटन में भी ये पैटर्न फॉलो होगा कि बी कितने पे 2 पे, यू कितने पे 21 पे, टी 20 पे, तो टी 20 पे, ओ 15 पे और एन 14 पे। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 92। इसमें हम एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जैसे कि चेयर और सोफा में किया था, तो ये बन जाएगा 93। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 93। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो श्रृंखला है 21, 51, 69, 104, 125, 165 और 189। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो 234 संख्या आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे, वो देख लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि 21 जो 21 है वो फर्स्ट नंबर पे है, उसका थर्ड से संबंध होगा, थर्ड का 5 से संबंध होगा, 5 से 7वें नंबर की संख्या से संबंध होगा। तो 21 का 69 में कितने डिफरेंस है 48 का, और 69 में और 125 के बीच में कितने का डिफरेंस है 56 का, और 125 से 189 में 64 का डिफरेंस है। अब जो ये डिफरेंस आया 48, 56 और 64, इनमें भी आपस में 8 का डिफरेंस है। सेम 48, 56 में से 48 जाएगा तो 8, 64 में 56 जाएगा तो 8। ऐसी दूसरी संख्या का संबंध चौथी से, चौथी का छठी से, छठी का 8वीं से। तो 51 और 104 में, तो 104 में से 51 जाएंगे तो 53 बचे, 165 में 104 गए तो 61 बचे। तो 53 में जब हम ऐड करेंगे 8 तो 61 में हम 8 ऐड करेंगे तो 69, तो 69 को जो हम 165 में ऐड करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 234। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में आयत इतिहास विषय को दर्शाता है जिसे कुल 18 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया है। एन, एम और ई विद्यार्थियों को दर्शाता है जिन्होंने अन्य विषयों के साथ प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास और आर्थिक इतिहास विषय लिए हैं। प्रत्येक विषय क्रम से 4, 3 और 5 विद्यार्थियों को दर्शाता है। त्रिभुज त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले 21 विद्यार्थियों को और वृत्त दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले 18 विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो कितने विद्यार्थी केवल इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो इतिहास आयत को डिनोट करता है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा जो केवल इतिहास को पढ़ते हैं तो वो एच है, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 6 आएगी, क्योंकि आयत है उसमें टोटल 18 विद्यार्थी हैं जिनमें से एन, एम और ई माइनस हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू 5 हमको दी गई है क्वेश्चन में। तो 4 + 3 + 5 जब हमको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 12। तो जो आयत के टोटल 18 विद्यार्थियों में -12 करेंगे तो हम बचेंगे 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एल अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा। तो जब हमको घन बनाना होता है तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट जो साइड में होते हैं, 4 एक रो में होते हैं और एक दोनों तरफ एक जो एक कॉलम होते हैं, तो ये आपस में अपोजिट होते हैं। तो ओ का अपोजिट एस होगा, और फिर ये 4 कॉलम होते हैं तो इसमें फर्स्ट थर्ड का अपोजिट होता है और थर्ड फोर्थ का।
तो एल अपोजिट हो जाएगा क्यू का और एन हो जाएगा पी का। तो हमसे पूछ रहा है एल का अपोजिट, तो एल का अपोजिट हो जाएगा क्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यू। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक रेलगाड़ी 98 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य पर 75 मिनट में पहुंचती है, जो कि उसके सामान्य समय से 20 मिनट विलंबित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेलगाड़ी की लगभग सामान्य चाल पर किलोमीटर आवर में दर्शाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 134 किलोमीटर पर आवर। वो कैसे, वो देख लेते हैं। चाल हमको दी हुई है 98 किलोमीटर पर आवर और समय हमको दिया है 75 मिनट। इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 75/60 ये आ गया हमारे घंटों में। अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। चाल और समय हमको दिया हुआ है तो हम टोटल दूरी निकाल लेते हैं। तो 98 इंटू 75/60 बराबर ये आ जाएगा 122.5 किलोमीटर दूरी निकल के। अब विलंबन समय हमको 20 मिनट है, तो सामान्य समय कितना हो जाएगा, 75 में से जब हम 20 माइनस कर देंगे तो 55 मिनट निकल के आएगा। तो 55 मिनट सामान्य समय हो जाएगा। तो 55 मिनट को हम हावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 55/60। अब चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी हमने निकाल ली 122.5 और समय भी हमने निकाल लिया 55/60। तो जब इसको 122.5 में 55/60 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 133.6766, जो कि राउंड फिगर होके चाल बराबर आ जाएगा 134 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न अंकित आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो उसमें असंगत आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 4 में जो हमको सर्किल दिए हुए हैं, वृत्त दिए हुए हैं, वो 3-3 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी 3 है, सेकंड में भी 3 है और ऑप्शन नंबर 4 में भी 3 है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में हमको 5 सर्किल दिए हैं, तो जो कि तीनों से डिफरेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या से उसी भांति संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या पहली, दूसरी और तीसरी संख्या से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 108। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जो पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 11 और तीसरी 8, वो 52 से इस प्रकार संबंध होगी कि 4 × 11 करेंगे तो ये हो जाएंगे 44। 44 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। इसी प्रकार हम 6 × 17 करेंगे जो कि हो जाएगा 102 प्लस 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 108। क्वेश्चन नंबर 16, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट है वो बीच में से कट की हुई है तो सेकंड आकृति आ जाएगी। इसी प्रकार हम जब सेकंड को कट करेंगे तो थर्ड, और थर्ड को कट करेंगे तो फोर्थ आकृति। तो फोर्थ आकृति कैसे बनेगी, ऑप्शन नंबर 2 जैसी बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा वो -80 आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 80 और 76 में डिफरेंस -4 का है। 80 में से -4 जाएंगे तो 76 आएगा। 76 में -12 गया तो 64 आया। 64 में -36 गया तो 28 आया। अब हम देखेंगे 4, पहले -4 माइनस हुआ, फिर 4 × 3 किया तो फिर 12 आया तो -12 76 में से माइनस हुआ था। फिर 12 × 3 किया तो -36 आया। 64 में -36 माइनस हुआ तो 28 आया। अब 36 माइनस के जो 36 है इसको हम × 3 करेंगे तो आएगा -108। तो -108 में से 28 जाएंगे तो बचेंगे -80। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -80। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाए तो निम्न में से किस विकल्प के सही होने की संभावना है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। वो कैसे, क्योंकि जो 5 है उसका अपोजिट 1 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा और 2 का अपोजिट 6 होगा। तो 2 और 6 एक फलक पे नहीं आ सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एक फलक पे आए हुए हैं, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। कहने का मतलब जो अपोजिट होंगे वो एक दिखेगा और एक छुपा हुआ रहेगा। लेकिन 2 6 का अपोजिट है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 2 और 6 दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं कि 4 किसका अपोजिट है, 3 का, तो 3 नहीं है। 1 किसका अपोजिट है, ये है हमारे 5 का, जो कि 5 भी नहीं दिखाई दे रहा है। और 2 है हमारे 6 का अपोजिट, तो 6 भी नहीं दिखा रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। तो इसमें हम देखेंगे जो स्टार है वो बड़ा हो गया और डार्क कलर हट गया। बीच में जो छोटा बड़ा है वो आधा डार्क हो गया और आधा खुला हो गया, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया। तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा और डार्क कलर हट जाएगा। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक कागज को निम्न अंकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो हम इसको घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जब इसको हम काटेंगे तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसा दिखाई देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वह आकृति चुनित जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो हम जब इसको पूरे चार्ट को भर के देखेंगे
तो पहले दूसरे तीसरे को हम मिक्स करके इनके सारे जो स्पेस हैं उनको भर के देखेंगे, तो जो बाद में जो स्पेस बचेंगे उनमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी भांति समान है और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें 3 कटार, चाकू और भालू, ये तीनों सेम है, लेकिन बख्तर इनसे डिफरेंट है, क्योंकि कटार, चाकू और भाले ये तीनों हथियार हैं, जबकि बख्तर हथियार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अवयवों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा वो आएगा 52। वो कैसे? इसमें जो हमारे फर्स्ट हमको जो स्तंभ दिया हुआ है उसमें 4 + 7, तो ये कितना हो गया 11 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 22। ऐसे जो सेकंड स्तंभ है उसमें 10 + 21 ये हो जाएंगे 31 इंटू 2 इक्वल टू 62। ऐसे ही 19 + 7 करेंगे तो ये आएगा 26, 26 इंटू 2 करेंगे तो 52, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। चित्र में देख सकते हैं 4 + 7 इक्वल टू 11 इंटू 2 22, 10 + 21 31, 31 इंटू 2 62, 7 + 19 26, 26 इंटू 2 52। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 गुना और प्लस को आपस में एक्सचेंज करना होगा, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे वो देख लेते हैं। गुना और प्लस को एक्सचेंज करेंगे तो 12 गुना की जगह प्लस हो जाएगा, तो 12 + 1 - 36 डिवाइड 9, प्लस की जगह गुना हो जाएगा तो गुना 3, तो 12 + 1 - 36 में 9 का भाग चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 इंटू 3 बड़ो मास के नियम के अनुसार पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई, फिर हम देखेंगे 12 + 1 13 - 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो 13 - 12 बराबर 1, जो कि राइट हैंड साइड को 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न अंकित आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी में हम देखेंगे कि जो हमारा सर्किल और स्टार है वो आपस में एक दूसरे की जगह एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में दोनों में दूसरी स्थितियों पर आए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम मैथ सेक्शन की बात करते हैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति 50,000 का निवेश उस बांड में करता है जो प्रथम 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से और 5वें वर्ष 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 5वें वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितनी धनराशि प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 65,585.52 रुपये। कैसे वो देख लेते हैं। वो देख लेते हैं। धनराशि हमें दी हुई है 50,000, तो प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर है, अगले 2 वर्ष के लिए 5% है और उससे अंतिम वर्ष के लिए 10% है। तो हम जानते हैं मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + दर अपॉन 100 की पावर समय। तो हमें मूलधन 50,000 रुपये दिया हुआ है इंटू अब हमको दर 4% है जो भी 2 वर्ष के लिए, तो 104/100 इंटू 104/100, फिर अगले 2 वर्ष के लिए 5% है तो 105/100 इंटू 105/100 और अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% है तो 110/100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 65,585.52 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2, कोई वस्तु 810 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वह वस्तु 630 में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12.5% की हानि हो जाएगी। वो कैसे वो देख लेते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें 810 और लाभ 12.5%, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 810 इंटू 100/112.5, तो आ जाएगा क्रय मूल्य 720 रुपये। अब हम जब इसको 630 रुपये में बेचेंगे तो हानि कितनी की हो जाएगी 720 - 630 इक्वल टू 90, तो हानि प्रतिशत आ जाएगी 90 अपॉन क्रय मूल्य क्या है 720, तो 90 अपॉन 720 इंटू 100, तो बराबर आ जाएगा 12.5% की हानि। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी गई है। यदि यह x + 2% दर पर दी गई होती तो यह 108 रुपये अधिक अर्जित करती। निवेश की गई धनराशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2700। वो कैसे वो देख लेते हैं। हमें दी हुई दर बराबर x% और समय 2 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार यदि x + 2% दर होती तो 108 अधिक प्राप्त होते हैं, तो 2% x + 2 - x करेंगे तो टोटल 2% इंक्रीज हो रही है, तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी 2 × 2 = 4%, तो 4% किसके बराबर हो जाएगा 108, 1% किसके बराबर हो जाएगा 108/4 बराबर 27, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 2700, तो वह धनराशि जो निवेश की गई थी वो है 27। क्वेश्चन नंबर 4, 400 मीटर और 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समानांतर ट्रैक पर जा रही हैं। एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड में पार कर जाती है। वे विपरीत दिशा में पूर्व की ही चाल से चलते हुए एक दूसरे को पूरी तरह से 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। उन रेलगाड़ियों की चाल में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
10 मीटर प्रति सेकंड। उन दोनों रेलगाड़ियों की चाल में अंतर है, वो कैसे वो देख लेते हैं। माना तेज चाल वाली रेलगाड़ी x मीटर पर सेकंड चल रही है और धीमी चाल वाली रेलगाड़ी y मीटर पर सेकंड। एक ही दिशा में चाल घट जाती है तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी 400, एक ट्रेन 400 मीटर लंबी है, एक 350, तो 400 प्लस 350 अपॉन समय हमको दिया 75, तो चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। विपरीत दिशा में चाल बराबर हो जाएगा 400 प्लस 350 अपॉन 15, तो बराबर 750 अपॉन 15 बराबर 50 मीटर पर सेकंड। अब समीकरण ये सेकंड हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 50 मीटर पर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x प्लस वाई बराबर 50, x माइनस वाई बराबर 10। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 30 मीटर पर सेकंड और y की आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ियों की चाल आ गई और इनका अंतर है वो 30 माइनस 20 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, अकेले कार्य करते हुए ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया और तब शेष काम को अकेले बी ने 32 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 18 सही 6/13। वो कैसे वो देख लेते हैं। ए उस काम को 30 दिनों में कर सकता है तो ए की क्षमता होगी 1/30। ए 10 दिनों में कार्य कितना कर जाएगा, 1/30 इंटू 10 बराबर 1/3। अब कितना कार्य बचा, 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3 कार्य अब बचा हुआ है। तो बी पूरा कार्य करने में एक दिन की क्षमता निकल जाएगी, 2/3 को 32 दिनों में कंप्लीट कर देता है तो 2/3 अपॉन 32 बराबर 1/48, अर्थात पूरे कार्य को वह 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो उसकी क्षमता होगी 1/48 एक दिन में कार्य करने की। तो दोनों मिलकर पूरा कार्य करने में समय लगेगा 1 अपॉन 1/30 प्लस 1/48। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 18 सही 6/13। क्वेश्चन नंबर 6, 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत हो जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे वो देख लेते हैं। 10 से 59 तक 2 या 7 इकाई अंक वाली कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, इनके 32, 37, 42, 47, 52, 57, इनके लास्ट जो इकाई का अंक है वो 2 या 7 है। ये टोटल 10 संख्या हो गई और 10 से 59 तक टोटल संख्या होती है 50। तो प्रतिशत हो जाएगा 10/50 इंटू 100 बराबर 20%। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 44 सेंटीमीटर क्यूब सोना से 1 mm व्यास वाला तार बनाया जाता है तो उस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 56 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कैसे वो देख लेते हैं। सोना का आयतन हमको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बेलनाकार तार का आयतन के इक्वल हो रहेगा, क्योंकि सोने को हम बेलनाकार तार के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। बेलनाकार तार का व्यास हमको दिया हुआ है 1 mm, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, 1/10 बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अब तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0.1/2 बराबर 1/20 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार तार का आयतन होता है πr² h, जो कि 44 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो 22/7 इंटू r 1/20 इंटू 1/20 इंटू h बराबर 44। तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5600 सेंटीमीटर। अब इसको हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 घंटियाँ अपने आप क्रम से 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटों में एक साथ वे कितनी बार बजेंगे। तो वो एक साथ अगले 12 घंटों में 6 बार बजेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे वो देख लेते हैं। ऐसे समय जिसके बाद घंटे एक साथ बजती हैं वो 12, 8, 6, 3 व 10 के एलसीएम के बराबर होगी। तो 12, 8, 6, 3, 10 का एलसीएम आ जाएगा 120। 120 मिनट को चेंज कर दें घंटों में तो 60 का डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 घंटे। तो 12 घंटों में टोटल कितनी बार बजेंगे, तो 12/2, क्योंकि हर 2 घंटे में बज रही है तो 12 घंटे में 6 बार एक साथ बजेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 बार। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी के वेतन क्रम से 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ए का वर्तमान वेतन कितना है, तो ए का वर्तमान वेतन आ जाएगा 30,000, ऑप्शन नंबर 3। कैसे वो देख लेते हैं। माना ए का वेतन क्या है 3x और बी का 5x। तो प्रश्न अनुसार हमको दिया है कि 3x में 70,000 ऐड कर दिया और 5x में भी 70,000 ऐड कर दिया तो 5/6 अनुपात में इक्वल होता है। तो अब इसको हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 18x 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 70,000 से और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5x प्लस 70,000 से। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10,000। तो ए का वेतन हो जाएगा 3x बराबर 3 × 10,000 = 30,000। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में एक छात्र के प्रति प्रश्न पत्र औसत प्राप्तांक 67 थे। यदि वह भूगोल के अपने प्रश्न पत्र में 21 अधिक अंक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 कम अंक पाया होता तो उसके औसत प्राप्तांक 69 होते। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 7। वो कैसे वो देख लेते हैं। माना प्रश्न पत्रों की संख्या बराबर n है तो कुल बड़े अंक कितने हैं, 21 - 7 बराबर 14, तो टोटल 14 अंक बड़े हैं।
औसत में वृद्धि कितने की हुई है? 69 माइनस 67 बराबर 2 की। तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 का इंक्रीज हुआ है। तो टोटल कितने बढ़े हैं? जब एक प्रश्न पत्र में 2 को हुआ है तो 2 इंटू एन, क्योंकि टोटल प्रश्न पत्रों की संख्या n है। तो 2n बराबर हो जाएगा 14, क्योंकि टोटल अंक बढ़े हैं 14 ही। तो n बराबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 11, 2 अंक के एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो हम जानते हैं कि 2 अंक का गुणनफल 12 है, तो ये सारी संख्या आपस में गुणा करेंगे तो 12 आएंगे, लेकिन जब हम 9 ऐड करेंगे तो संख्या आपस में बदल जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस सवाल को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो 34 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो 43 बन जाएगा, अर्थात 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन में ये नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक की त्रुटि हो गई। उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो त्रुटि प्रतिशत हो जाएगी 10.25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं। मान लेते हैं वर्ग की भुजा 10 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। त्रुटि 5% भुजा में, तो 10 × 5/100 बराबर 0.5। तो इसको हम ऐड कर देते हैं कि अधिक की त्रुटि है, तो 10.5 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? 10.5। जब इसकी भुजा हो जाएगी वर्ग की, तो 10.5 × 10.5 बराबर 110.25 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में त्रुटि बराबर 110.25 माइनस 100 बराबर 10.25। तो त्रुटि प्रतिशत निकल के आ जाएगी 10.25%। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग से 60% अधिक है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है? तो ए सी से 62.7% कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे, वो देख लेते हैं। माना बी बराबर 100 है, तो ए बराबर बी से 48% अधिक है, तो ये हो जाएगा ए बराबर 148। जो सी है वो ए प्लस बी से 60% अधिक, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 100 + 148 बराबर 248 का 60% अधिक है, तो 160/100 बराबर 396.8। अब ए सी से कम कितना हो गया? 396.8 माइनस 148 बराबर 248.8। तो परसेंट कमी कितनी हो जाएगी? 248.8 अपॉन किससे कम है? सी से। तो सी की वैल्यू क्या है? 396.8 × 100 बराबर 62.7%। क्वेश्चन नंबर 14, एक दवा भंडार अपनी दवाओं पर 18% छूट देता है। वह कम हुई कीमत पर और 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 1200 कीमत वाली दवाइयाँ खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है तो उसे कितनी राशि अदा करनी होगी? तो उसको अदा करनी होगी 954.48 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। कैसे, वो देख लेते हैं। दवाई की कीमत 1200 दी हुई है, 18% छूट देने पर कीमत क्या बची? 82%। तो 1200 को 82% कितना हो जाएगा? 82/100 बराबर 984। ऑनलाइन भुगतान पर 3% छूट देने और पड़ती है, तो 3% छूट देंगे तो 984 का 97% बचेगा। तो 984 × 97/100 बराबर 954.48। क्वेश्चन नंबर 15, 3 से 2/3 प्लस 6 से 7/12 प्लस 4 से 9/36 प्लस 7 से 1/12 में कौन सा न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए जिससे योगफल पूर्णांक हो जाए? तो इसका राइट आंसर होगा 5/12। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जब हम इन भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 11/3 प्लस 89/12 प्लस 153/36 प्लस 85/12 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 36। 36 एलसीएम आने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो 777/36 से बचेगी। जो इसको 3 से डिवाइड से काट देंगे तो ये बचेगा 259/12। और 259/12 प्लस 5/12 करेंगे तो 264/12 हो जाएगा, जो कि 12 से पूरी तरह डिवाइडेड है। तो न्यूनतम भिन्न आ जाएगी 5/12। ये मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन पे आते हैं, जिसके 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, MS एक्सेल शीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट C5। पंक्ति को हम दर्शाते हैं नंबर से और जबकि स्तंभ को हम दर्शाते हैं अल्फाबेट से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C5। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? तो इसका फर्स्ट कथन है, कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। दूसरा, क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं कर दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ना तो फर्स्ट गलत है, ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ होम टैब इन MS वर्ड? होम टैब में, MS वर्ड के होम टैब में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो इसमें टेबल नहीं होता है, बाकी स्टाइल, पैराग्राफ और फॉन्ट ऑप्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? तो ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और FTP ये तीनों इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन इथरनेट खुद एक इंटरनेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल शीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। और
इसमें रीडू करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉपअप मेन्यू जो MS वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, इंसर्ट रोज एक्रॉस। बाकी 3 संबंधित है लेकिन ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका कथन जो असत्य है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाया संभव नहीं है। हटाना संभव है, इसमें दिया हुआ है हटाना संभव नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टॉन्गल केस लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो टॉन्गल केस में जो शब्द का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सारे लेटर कैपिटल होते हैं। तो एग्जामिनेशन में ई का स्मॉल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल फॉर्मूला इक्वल टू 120 × 5 डिवाइड 10 की पावर 2 का परिणाम क्या होगा। तो इसका जो परिणाम आएगा वो 6 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे, 120 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 हो जाता है 100, तो 600 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है एक सर्च इंजन। तो ये हमारे 28 नवंबर का इवनिंग वाले शिफ्ट का पेपर है। कल आपको 1 तारीख की मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पेपर मिल जाएगा। 28 नवंबर के बाद डायरेक्ट 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।